हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है कॉकरोच। तो बच्चों, आप सबने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल जो चैप्टर है उसमें देखा होगा कि हम इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो जिसमें हम टिश्यू के बारे में बात करते हैं और दूसरा हम बात करते हैं बेसिकली कॉकरोच के बारे में। एंड अभी जो है एनटीए ने जो अपडेटेड वर्जन निकाला है सिलेबस का, तो उसमें उन्होंने फ्रॉग को भी ऐड कर दिया है। आपके पास किसी टाइम में, पुराने टाइम में क्या होता था कि आज से 5-10 साल पहले, 5-7 साल पहले क्या होता था, इसमें फ्रॉग के साथ साथ अर्थवॉर्म को भी ऐड किया गया था। लेकिन बीच से अर्थवॉर्म हटा दिया गया, देन फ्रॉग हटा दिया गया, सिर्फ कॉकरोच को रखा गया था जो आपके सिलेबस में था। लेकिन एनटीए ने अब दोबारा से कॉकरोच और फ्रॉग दोनों को ऐड कर दिया है, तो आपको दोनों को ही अच्छे से याद करना होगा। आज की जो मेरी मेन वीडियो रहेगी वो कॉकरोच के ऊपर रहेगी, राइट। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज के टाइम में किसी ने कॉकरोच ना देखा हो। तो कॉकरोच बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहती हूँ कॉकरोच एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है। मतलब कि जब इवोल्यूशन की हम बात करते हैं तो इवोल्यूशन में हम बेसिकली क्या देखते हैं कि कॉकरोच बहुत पुराने टाइम से है, और ऐसा माना जाता है कि जब अर्थ पर ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तब भी कॉकरोच यहाँ पे सर्वाइव करेगा। ऐसा रीज़न क्या है, मतलब इसका एक मेन रीज़न अगर कोई आपसे पूछे, व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द सर्वाइवल ऑफ कॉकरोच इन अ लार्ज अमाउंट, और वी कैन से कि इतने लंबे टाइम से, फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम ये आज तक चले आ रहे हैं। कुछ तो होगा इनके पास, कुछ तो ऐसा खास होगा जिसकी वजह से ये कॉकरोच जो हैं वो धरती पे सर्वाइव कर रहे हैं इतने लंबे टाइम से, राइट। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर दो कॉकरोच दिखा रखे हैं मैंने। एक जो है वो इसका मतलब ऊपर टॉप व्यू दिखाया हुआ है, एंड सेकंड मैंने इसको थोड़ा सा पिक्चर जो लगाई है वो, ये सारी पिक्चर्स जो हैं वो गूगल से सर्च की गई हैं, तो सारा जो रेफरेंस है उन्हीं से लिया गया है। एंड जो कॉकरोच आप देखिए, जो आपकी फ्रंट पिक्चर है फर्स्ट वाली, जो ये टॉप व्यू आप देख रहे हो, इस कॉकरोच में आप ध्यान से देखो कि इसकी जो पहली बात तो कलर का ध्यान दो। कलर जो है इसका हल्का ब्राउनिश कलर का है। तो कलर हम एनसीईआरटी में सब पढ़ेंगे, मैं इसमें एनसीईआरटी साथ में पढ़ाऊंगी, साथ में मेरे जो नोट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी और एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करूँगी। एंड थोड़ा हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर को कम टाइम में वन शॉट में कंप्लीट कर पाएँ, राइट। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि वाई आज तक जो आपको कॉकरोच मिले हैं या जो आपने देखी हैं, ऐसा क्या रीज़न है कि कॉकरोच हर जगह हमें मिल जाते हैं, इतनी हार्श कंडीशन में सर्वाइव कैसे करते हैं। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है। इसका सिंपल सा आंसर जो है वो आपका छुपा हुआ है एनिमल किंगडम चैप्टर में। तो बच्चों, आपने एनिमल किंगडम चैप्टर देखा होगा। एनिमल किंगडम चैप्टर में आपके पास एक फाइलम आता है। इन द चैप्टर ऑफ एनिमल किंगडम देयर इज़ वन फाइलम जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा। आई होप आपने सबने सुना होगा आर्थ्रोपोडा। जो भी बच्चे नीट के लिए सीरियस हैं उन्होंने ये वाला फाइलम ज़रूर देखा होगा। एंड आर्थ्रोपोडा कैसा फाइलम है, दिस इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। देखिए, एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है कि अगर आप अर्थ पर 10 लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख रहे हो तो उनमें से जो 7 लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो आपके किससे बिलोंग करेंगे, बेसिकली आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करेंगे। और अगर आप सिर्फ 10 आर्थ्रोपोडा देख रहे हो, मतलब मैं बोल रही हूँ कि पहले तो आपने 10 लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे, उसमें कोई भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी फाइलम से बिलोंग कर सकते हैं, किसी भी क्लास से बिलोंग कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन हो गए, काऊ हो गई, डियर हो गए, लॉयन हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। तो इनमें क्या है, अगर आप फाइलम आर्थ्रोपोडा, बटरफ्लाइज हो गई, तो ये सारी चीज़ें आप अगर लेते हो तो इन 10 में से 7 आपको सिर्फ आर्थ्रोपोडा से मिलेंगे, 7 आर्थ्रोपोडा से ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। और अगर आप उन 7 जो आपने लिए हैं, 7 ऑर्गेनिज्म आपको इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा के मिल रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ 10 आर्थ्रोपोड ले रहे हो, 10 एनिमल्स नहीं 10 आर्थ्रोपोड ले रहे हो, तो उनमें से आपको 7 इंसेक्ट मिलेंगे। मतलब इंसेक्टा जो है ये एक ऐसी क्लास है आर्थ्रोपोडा की जो सबसे बड़ी क्लास है, और इसमें सबसे ज़्यादा आपको 10 आर्थ्रोपोड में से भी 7 जो होंगे वो आपको इंसेक्ट मिलेंगे। इसीलिए 70% अर्थ का कौन कवर करते हैं, आर्थ्रोपोड ही कवर करते हैं। मच्छर क्या है, बेसिकली मच्छर भी तो आर्थ्रोपोड
आर्थ्रोपोड से बिलोंग करते हैं ना, तो मच्छर आपको हर जगह मिल जाएंगे। कॉकरोच क्या है? कॉकरोच भी आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। रिमेंबर दिस थिंग, कॉकरोच भी आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। एंड मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आई आस्क टू यू दैट क्यों ऐसा है, ऐसा क्या रीज़न है कि कॉकरोच जो है वो इतने ज़्यादा सर्वाइव कर पाए हैं। देखिए, इवोल्यूशन हुआ तो बहुत सारी कंडीशंस चेंज हुई होंगी, कंडीशंस चेंज हुई होंगी तो ये बहुत पॉसिबल रीज़न है कि इनको मर जाना चाहिए था, इनको धरती से ख़त्म हो जाना चाहिए था। फॉर एग्जांपल जैसे हम डायनासोर की बात करते हैं जो रेप्टाइल्स से आते हैं, तो वो भी तो ख़त्म हुए, ये क्यों ख़त्म नहीं हुए? तो इसका एक सिंपल आंसर ये है कि जब आप इनकी स्ट्रक्चर को देखते हो तो इनकी जो एक्सोस्केलेटन है, रिमेंबर दिस थिंग, नॉट एंडो, एक्सोस्केलेटन, एक्सो मतलब जो ऊपर से होता है, जो बाहर का स्केलेटन होता है। हमारे अंदर एंडोस्केलेटन है। जैसे मैं अगर अपनी बोन की बात करूं, जो मेरी बैक बोन बना रही है, उसकी वजह से मुझे सपोर्ट मिल रहा है, तो दैट इज़ माई एंडोस्केलेटन, क्योंकि वो मेरी बॉडी के अंदर है। बट जब हम बात करते हैं एक्सोस्केलेटन की, तो एक्सोस्केलेटन वो होता है जो बॉडी के बाहर होता है। तो एक्सोस्केलेटन अगर हम देखते हैं कॉकरोच का, दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। कैसा बना हुआ है इसका जो एक्सोस्केलेटन है, कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन आई होप आप समझ गए होंगे। इसका एक्सोस्केलेटन जो है, जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रहा है, दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन क्या है? बेसिकली एक पॉलीसेक्राइड है, होमोपॉलीसेक्राइड है, और ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो इसको क्या देता है, जो बहुत ही रिजिड होता है, और ये इसको देता है स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से काइटिन के एक्सोस्केलेटन की वजह ही मेन रीज़न है कि आपका कॉकरोच धरती पर इतने लंबे टाइम से सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि ये वो मटेरियल का बना हुआ है जिसकी वजह से हार्श कंडीशन को भी कॉकरोच टॉलरेट कर लेता है। एंड ड्यू टू दिस रीज़न आपके जो कॉकरोच हैं, दे आर एबल टू सर्वाइव इन द हार्श एनवायरनमेंट, और वो एक लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाए हैं। तो ये तो थी स्ट्रक्चर आपके पास कॉकरोच की। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। ध्यान से सुना, चैप्टर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। पहला होगा मोर्फो मतलब मैं सिर्फ कॉकरोच की बाहरी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। हम सिर्फ ये बात करेंगे कि कॉकरोच दिखता कैसा है, कॉकरोच की हैबिट कैसी है, कॉकरोच रहता कहाँ पर है, और हम बेसिक उसके आउटर स्ट्रक्चर में देखेंगे कि उसके बॉडी में कितने सेगमेंट हमें दिखाई देते हैं। आर्थ्रोपोडा का एक आपने बेसिक फीचर सुना होगा कि आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं ना बच्चों, आर्थ्रोपोड बेसिकली सेगमेंटेड होते हैं। एनिमल किंगडम की अगर मैं बात करूं तो एनिमल किंगडम में सिर्फ हमें 3 फाइलम ऐसे मिल जाते हैं जो कि सेगमेंटेड होते हैं। कौन कौन से? एक है एनेलिडा, मैं नाम लिख रही हूँ तीनों के ताकि थोड़ा सा वहाँ से लिंक हम कर पाएँ। एनेलिडा, दूसरा है आर्थ्रोपोडा, डिटेल में मैं उसी चैप्टर में बताऊंगी आपको, और थर्ड है हमारे पास कॉर्डेटा। ये 3 याद कर लो, रट लो, ये 3 ऐसे फाइलम हैं जिनमें आपको सेगमेंटेशन मिलेगी। मतलब इनकी बॉडी को आप सेगमेंट में डिवाइड देखोगे। जैसे मैं अगर बात करूँ अर्थवर्म की, केंचुआ जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो जब आपने उसको देखा होगा अर्थवर्म को, तो बेसिकली उसमें आपको डब्बे दिखाई देते हैं। डब्बे में बहुत लेमन लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। डब्बे इन द सेंस सेगमेंट दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर सेगमेंटेशन है, करेक्ट, फर्स्ट। सेकंड, अगर आप आर्थ्रोपोडा देखोगे तो कॉकरोच को कभी ध्यान से देखना, कॉकरोच की बॉडी भी डिवाइडेड है। इसके पास एक हेड होगा, फिर उसके बाद थॉरेक्स होगा, फिर उसके बाद एब्डोमेन होगा, तो ये बॉडी इसकी 3 पार्ट में डिवाइड है। और फिर अगर आप थॉरेक्स को भी ध्यान से देखोगे तो उसमें भी आपको 3 डब्बे मिलेंगे। इसी तरह एब्डोमेन को ध्यान से देखोगे तो उसमें 8 से 10 डब्बे मिलेंगे। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन है। तो आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंटेशन है। थर्ड क्या मिलने वाला है? कॉर्डेटा के बारे में मैं बता देती हूँ। कॉर्डेटा में फॉर एग्जांपल हमारी क्लास आती है, मेमेलियन क्लास आती है, राइट। अगर आप हमें ध्यान से देखोगे तो हमारे अंदर बाहर तो कोई ऐसा सेगमेंटेशन नहीं मिलेगी, क्लियर, हमारे अंदर बाहर नहीं मिलेगी। बट जब आप अपनी सपोज कर लेते हैं वर्टिब्री को हम जब काउंट करते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास अलग अलग टाइप की वर्टिब्रीज हैं। 7 सर्वाइकल हैं, थोरेसिक 12 हैं, लंबर 5 हैं, सेक्रल 4 हैं, कोकाइक्सियल 1 है। तो बेसिकली ये क्या है? दीज ऑल आर सेगमेंटेशन, बट ये हमारी बॉडी के अंदर है, इंटरनल सेगमेंटेशन।
एनिलिडा के अंदर आपको बाहर से ही सेगमेंटेशन दिखाई दे जाती है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, और उसकी सेगमेंटेशन उसकी बॉडी के अंदर भी जाती है। जो डब्बे उसके बाहर बने हुए हैं वही डब्बे उसकी बॉडी के अंदर बने हुए हैं। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल कोइंसाइड कर रहे हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल एक साथ सेगमेंट बने हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट रह सकता है लेक्चर, रीज़न ये है कि हमें जल्दी चीज़ें कवर करनी है। तो ध्यान से सुना, सिर्फ वर्ड्स पे जाओ और जो इमेजेस हैं और जो लिखा हुआ है उसको समझो। तो जो इसमें सेगमेंटेशन है वो इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है, ये मिलेगा एनालिड्स में। जो कॉर्डेट है उनमें सिर्फ इंटरनल सेगमेंटेशंस आपको मिलने वाली हैं, और जो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा में सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशंस मिलने वाली हैं। मतलब आपको सिर्फ इनकी बॉडी में बाहर की तरफ से डब्बे डब्बे बने हुए दिखाई देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो सेगमेंटेशन अगर किसी के अंदर देखने को मिलती है तो वो 3 फाइलम है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। तो चलिए, ये था मेन रीज़न कि क्यों ये सर्वाइव करे हैं और क्यों इनको हम बोलते हैं कि ये सेगमेंटेड हैं। तो ये है, हमने पहला पार्ट जो है इसको कवर करना है, जिसमें मैं क्या बात करूंगी, आपको बताऊंगी मॉर्फो के बारे में कि कॉकरोच दिखता कैसा है। मॉर्फोलॉजी यानी आउटर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सेकंड जो पार्ट इस चैप्टर का रहेगा दैट विल बी, पूरा इसी लेक्चर में कंप्लीट होगा। सेकंड होगा एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब है हम बॉडी के अंदर जाएंगे। बॉडी के अंदर जाने से मतलब क्या है, हम उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे हम हमारा पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही। आपने ह्यूमन फिजियो में 6 चैप्टर देखे होंगे ना, 6 से 7 चैप्टर आप देखते हो। किस में देखते हो? ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जब आप 11th क्लास का पढ़ते हो तो उसमें आप देखते हो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम कॉकरोच का भी डाइजेस्टिव करेंगे, हम रेस्पायरेटरी करेंगे कॉकरोच का, हम कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, हम पूरे चैप्टर पढ़ेंगे। मतलब जैसा वहाँ पे चैप्टर है हम इनके सिस्टम पढ़ते जा रहे हैं। हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, उसके अलावा हम हार्मोन से रिलेटेड बात करेंगे कि कैसे बेसिकली इसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर हम इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, मेल में कैसा होता है, फीमेल में कैसा होता है। तो वो है सारा सेगमेंट एनाटॉमी में। और जो मॉर्फो की बात कर रही हूँ, मॉर्फो में हम सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर, एनाटॉमी में हम सिर्फ इनर स्ट्रक्चर, डिफरेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो माइंड में आपकी इमेज बन जानी चाहिए कि हम 2 चीज़ें डील करने वाले हैं चैप्टर में। फर्स्ट विल बी मॉर्फोलॉजी, सेकेंड विल बी एनाटॉमी। तो पहले पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, सीरीज से चलेंगे, मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। एनसीईआरटी मैंने आपके लिए यहाँ पे कवर की है। सबसे पहले तो ना क्लासिफिकेशन देख लो कि कॉकरोच जो है उसका क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो देखिए, अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो हमें पता है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हम पढ़ के आते हैं कि हमारे पास 7-7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले बेसिक होती है स्पीसीज, देन स्पीसीज के बाद आते हैं जीनस, जीनस के बाद आती है फैमिली, फैमिली के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आती है क्लास, देन आता है फाइलम और देन आता है किंगडम। ठीक है, तो ये 7 क्लासेस होती हैं। सबसे बड़ी कैटेगरी है किंगडम, सबसे छोटी कैटेगरी है स्पीसीज। तो चलो हम किंगडम से शुरू करते हैं। तो कॉकरोच के क्लासिफिकेशन के लिए किंगडम कौन सा है? एनिमेलिया। फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, मैंने आपको बता दिया। क्लास कौन सी है? इंसेक्टा, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? विंग्स होते हैं, इसलिए हम इसको इंसेक्टा में रखते हैं। ऑर्डर आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, बट अगर रखना चाहो तो रख सकते हो। डिक्टोप्टेरा एंड ऑर्थोप्टेरा नॉट एज मच इंपॉर्टेंट, मैं अंडरलाइन कर दूंगी इन चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट है। फैमिली याद रखनी ज़रूरी है भी और नहीं भी, एज योर विश। ब्लैटिडे इसकी फैमिली होती है। जीनस याद रखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कॉकरोच किस जीनस से बिलोंग करता है? पेरीप्लैनेटा से, पेरीप्लैनेटा। ठीक है, स्पीसीज की बात करें तो इसकी स्पीसीज है अमेरिकाना, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा अमेरिकाना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे ध्यान मत दो, अभी आप ध्यान दो यहाँ पे। आई होप दिस इज़ विजिबल टू यू। अगर नहीं भी है तो आप अपनी एनसीईआरटी साथ में लेके बैठो, मैं आपको वहाँ से अंडरलाइन चीज़ें करा दूंगी। या एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ आप बच्चों के लिए, है ना। इससे क्या होगा, आपको अभी समझने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, ग्रेट। Okay, it's not working actually. देखो, सबसे पहले आपको याद क्या करना है? कॉकरोच। यहाँ से शुरू करेंगे, ऊपर वाला छोड़ देना। आप अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठो, वहाँ से देखो। कॉकरोच के बारे में बात करते हैं। कॉकरोच कैसे होते हैं? कॉकरोच आर ब्राउन और ब्लैक।
याद रखना। कॉकरोच कैसे होते हैं? ब्राउन हो सकते हैं, कॉकरोच कैन बी ब्लैक कलर हो सकते हैं। एनिमल्स होते हैं दैट आर इंक्लूडेड इन द क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, मैंने बता दिया कि इंसेक्टा क्लास से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा इनका कलर और क्या क्या हो सकता है? दे कैन बी ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन। याद रखना सिर्फ ये ब्लैक और ब्राउन नहीं होते हैं, दे कैन बी ब्राइट येलो, ये पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, दे कैन बी रेड, दे कैन बी ग्रीन इन कलर। कॉकरोचेज हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड इन द ट्रॉपिकल रीजन। तो जो हमारे इक्वेटर पे लाई करते हैं एरिया, जो हमारी कंट्रीज इक्वेटर पे लाई करती हैं, उनमें आपको और क्या क्या किस किस कलर के कॉकरोच दिखाई देते हैं? ब्राउन और ब्लैक के अलावा आपको रेड मिल जाएंगे, आपको ब्राइट येलो मिल जाएंगे, आपको ग्रीन कलर के कॉकरोच मिल जाएंगे। क्लियर? इसके अलावा इनका साइज रेंजेस जो आप देखते हो ना, वो होता है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, इसका साइज रेंज होता है जो 1.4 इंच 1/4 इंच से लेकर के 3 इंच तक ये जाता है, 3 इंच तक जाता है। और इसको हम बोलते हैं कितना सेंटीमीटर हो गया? 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आएगा एक कंफ्यूजन कि मैम यहाँ पे तो हमें दे रखा है साइज रेंज इतना, लेकिन जब आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे तो एक बार फिर से साइज रेंज दे दिया है 34 to 53 मिलीमीटर। मैम ये क्या चक्कर है? देखो चक्कर कुछ नहीं है, चक्कर ये है कि ये जो आपको बताया गया है, ये वाला जो साइज़ बताया गया है, ये ओवरऑल कॉकरोच का बताया हुआ, मतलब कोई भी कॉकरोच, कोई भी स्पीसीज आप ले लो उनका बताया हुआ है ना। कॉकरोच कोई भी ले लो उसका बताया हुआ है। लेकिन जब आप स्पेसिफिक कर देते हो कि आप किसको चूज कर रहे हो, व्हेन यू आर चूजिंग पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, जब आप सिर्फ इसको पढ़ रहे हो, तब आपके लिए साइज रेंज हो जाता है कितना? 34 to 53 मिलीमीटर। क्लियर? तो अगर कोई भी कॉकरोच है, जब उसकी बात हो रही है तो आपके लिए साइज रेंज क्या होगा? 1/4 इंच से 3 इंच या 0.6 से 7.6 मिलीमीटर सेंटीमीटर। लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, तो जो इसका साइज रेंज होगा दैट विल बी 34 to 53 मिलीमीटर। रट लो, ये पूछ रखे हैं सब। ठीक? उसके अलावा इनके पास और क्या होता है? इनके पास होता है एक बहुत बड़ा एंटीना। देखो कॉकरोच के पास एंटीना ना हो तो मतलब ही नहीं बनता ना। डायग्राम में ये देखो, ये क्या है? दीज आर द एंटीना। ये देखो ये जो निकले हुए हैं ये सारी क्या हैं? दीज आर द एंटीना। इनके पास होते हैं एंटीना। एंड इनके पास होती है लेग्स एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कॉन्सील्स हेड। मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो अपर बॉडी फ्लैट होती है। सेकंड चीज़, इनके पास ये लेग्स होती हैं, इनके बारे में डिटेल में सब बताऊंगी। तो ये स्ट्रक्चर में देखो इनके पास क्या होती है? लेग्स भी होती हैं, इनके पास ये विंग्स भी होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड चीज़, इनके पास फ्लैट बॉडी होती है। ठीक है? एंड उसके अलावा इनके पास जो उस फ्लैट बॉडी के साथ क्या कंसील करता है? हेड कंसील करता है। दे आर नक्टर्नल ओमनीवोरस। नक्टर्नल क्या होता है बच्चों? नक्टर्नल वो होते हैं जो रात को खाना खाते हैं। रात्रिचर जिसको हम बोल देते हैं नक्टर्नल, यानी जो रात को खाना खाते हैं, उनको आप क्या बोलते हो? उनको हम बोलते हैं नक्टर्नल, खाना खाते हैं। ठीक है? डायरनल किसको बोलते हैं? जो दिन में काम करते हैं। नक्टर्नल किनको बोलते हैं? जो रात को काम करते हैं। ओमनीवोरस, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, व्हाट इज ओमनीवोरस? तो ओमनीवोरस वो होते हैं, देखो 3 कैटेगरी होती हैं ओमनीवोरस, 3 कैटेगरी होती हैं। एक होती है हर्बीवोरस जो सिर्फ घास फूस खाते हैं। एक होते हैं कार्निवोरस जो सिर्फ फ्लैश ईटिंग होते हैं, जैसे शेर हो गया, वो सिर्फ मांस के ऊपर ही जिंदा रहता है, राइट। एक होते हैं ओमनीवोरस, इनको कुछ भी मिल जाए ये सब खा लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कैट की, तो कैट को आप दूध दे दो वो दूध पी लेगी, कैट को आप खाने के लिए कुछ दे दो वो खा लेगी। लेकिन कैट को अगर आप चूहा दे दो ला करके, उसका फेवरेट फूड है ना, तो वो उसको भी खा लेगी। इसका मतलब वो दोनों पे काम कर सकते हैं। हम भी दोनों खा सकते हैं, हम हर्बीवोरस भी हो सकते हैं, हम कार्निवोरस भी हो सकते हैं, हम एग भी खा सकते हैं, हम मीट ईटिंग भी हो सकते हैं, और हम वेजिटेबल ईटिंग भी हो सकते हैं। तो बेसिकली हम ओमनीवोरस हैं। इसी तरह कॉकरोच हैं, कॉकरोच को आप कोई इंसेक्ट वगैरह कुछ और दे दोगे खाने के लिए तो वो उसके ऊपर भी फीड करेगा। और गोदाम के अंदर अगर कुछ खाने के लिए रखा है वेजिटेबल काइंड ऑफ थिंग, तो ये उसके ऊपर भी फीड करते हैं। तो बेसिकली दीज आर ओमनीवोरस, यानी कि ये क्या करते हैं, ये सब खा लेते हैं, सब खा सकते हैं जो भी इनको मिले। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो कॉकरोच होता है ना,
कॉकरोच अपनी स्पीसीज को भी खा जाता है। सपोज करो अगर कॉकरोच की कोई डेड बॉडी है और दूसरा कॉकरोच उसके आसपास घूम रहा है, तो उसको भूख लगी है, तो वो अपनी ही स्पीसीज के ऊपर भी क्या करेगा, फीड करेगा। इस कंडीशन को आप बोलते हो कैनाबलिज्म। कैनाबलिज्म का मतलब होता है जब हम अपनी ही स्पीसीज के ऊपर फीड करना शुरू कर दें, दैट इज नोन एज कैनाबलिज्म। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने कर लिया। नक्टर्नल होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं। उसके अलावा ये रहते कहाँ पर हैं, दे लिव इन डैम्प प्लेसेस। डैम्प मतलब जो बहुत ही अंधेरे वाले इलाके होते हैं, जैसे नीचे गोदाम वगैरह होते हैं ना, बंद पड़े होते हैं, वहाँ पे रहते हैं। ये हर जगह मिल जाएंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। दे हैव बिकम रेजिडेंट ऑफ ह्यूमन होम। हमारे घरों के अंदर भी हमें मिल जाते हैं। आप रात को बर्तन झूठे छोड़ के सो जाओ, आप देखना मॉर्निंग में काफ़ी बार ऐसा होता है कि वहाँ पे कॉकरोच आ जाते हैं। एंड दस आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीजेज। इसीलिए ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत सारी बीमारियां भी फैलाते हैं। तो कॉकरोच एक बहुत ही ख़तरनाक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये हमारे लिए सीरियस टाइप की जो डिजीज़ होते हैं वो भी कॉज करते हैं। तो ये था कि इसकी बेसिक फीचर क्या है। अब हम पढ़ेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी देखिए क्या होती है। आप पढ़ रहे हो अब अडल्ट के बारे में, हम छोटे कॉकरोच की बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़े कॉकरोच की बात कर रहे हैं। द अडल्ट ऑफ कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच पैरीप्लैनेटा अमेरिकाना। स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था, बट नाउ एवरीथिंग इज़ ओके, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी अगेन। तो आप 1 से 2 मिनट को क्या करना, थोड़ा सा स्किप करके देख लेना, राइट। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो कॉकरोच है उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने डील कर लिया था। मॉर्फोलॉजी की बात करी थी, तो पैरीप्लैनेटा अमेरिकाना जो है उसका साइज़ आप कितना याद रखोगे, 34 to 53 mm होता है, करेक्ट। उसके बाद हमने बात की थी कि इसकी बॉडी को, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, अपनी एनसीईआरटी के साथ डील कीजिए। लिखा है कि इसके पास बड़े बड़े क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जब आप मेल और फीमेल की बात कर रहे हो ना, तो जो मेल होते हैं, मेल में जो एब्डोमेन होगा उस एब्डोमेन के बाहर तक फैले हुए होते हैं विंग्स, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता। जो एब्डोमेन की लास्ट टिप होगी सिर्फ फीमेल में वहीं तक क्या होंगे, उसके विंग्स होंगे, लेकिन मेल में वो उसके बाद भी जाते हैं। मैं आपको उसकी स्ट्रक्चर दिखाऊंगी बाद में। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि मेल में टिप जो है एब्डोमेन की, उससे बाहर भी उनके विंग्स जाते हैं। द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड, हमने बात कर ली, एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। एंड द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। मैंने आपको कहा था कि इनकी जो बॉडी होती है दैट इज कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन, एंड ड्यू टू विच दे कैन सर्वाइव टिल दैट टाइम, लाइक बहुत लंबे टाइम से ये क्या कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं, ड्यू टू हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, जो कि ब्राउन कलर की होती है। हर एक सेगमेंट में, अब आप हर एक सेगमेंट की अगर बात करोगे तो एक्सोस्केलेटन हैज़ हार्डेंड प्लेट्स। कैसी प्लेट्स होती हैं इनके पास, हार्ड प्लेट्स होती हैं, जिनको आप बोलते हो स्केलराइट्स, और इनमें टर्जाइट डॉर्सली होती हैं और स्टर्नाइट वेंट्रली होती हैं, दैट आर जॉइंट टू ईच अदर बाय अ थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। मैम नहीं समझ में आया। देखो क्या होता है, अगर मैं आपको बात बताऊं तो एक कॉकरोच है, सपोज करो एक कॉकरोच है, राइट। इस कॉकरोच का एक सेगमेंट है, कोई भी सेगमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं इसका थॉरिक्स का एक सेगमेंट है। थॉरिक्स के उस सेगमेंट में जब आप टॉप पे देखोगे तो एक काइटिन की प्लेट लगी हुई है। अब हम बात कर रहे हैं कि उस काइटिन की प्लेट उस सेगमेंट को कवर कैसे कर रही है। तो जब आप देखोगे तो मान लेते हैं ऐसे कॉकरोच का ये ऊपर की साइड है, कॉकरोच की नीचे की साइड है, ठीक है। तो जो ऊपर की साइड है उसको हम बोलते हैं डोर्सल साइड, और जो नीचे की साइड है उसको हम बोलते हैं वेंट्रल साइड। ये मैंने बहुत सिंपल बताया, लेकिन होता क्या है, जहां पर कॉकरोच का माउथ या किसी भी ऑर्गेनिज्म का माउथ होता है तो वो होती है उसकी वेंट्रल साइड, और उसके अपोजिट वाली साइड होती है डोर्सल साइड, ठीक है। डोर्सल ऊपर, वेंट्रल नीचे। तो जो डोर्सल साइड है, तो जो काइटिन की प्लेट उस नीचे, ये सेगमेंट है, इसके ऊपर काइटिन की प्लेट आकर के लगी। तो जो ये काइटिन की प्लेट है, इस काइटिन की प्लेट की अगर हम बात करें, जो बेसिकली हार्ड एक्सोस्केलेटन बना रही है सेगमेंट का, तो वो जब इस सेगमेंट को कवर कर रही है, तो अब इस काइटिन की प्लेट की डोर्सल साइड को आप बोलोगे टर्गा, डोर्सल साइड को हम बोलेंगे टर्गा। इस प्लेट की ही वेंट्रल साइड को हम बोलेंगे स्टर्ना, ठीक है। तो जो ये प्लेट है, जो काइटिन की प्लेट है, इसको हम बोलते हैं स्केलराइट्स। एक प्लेट को हम बोल रहे हैं स्केलराइट्स, जो एक सेगमेंट को कवर कर रही है, और जो प्लेट सेगमेंट को कवर कर रही है उस प्लेट का ऊपर की साइड को आप बोलोगे टर्गा।
नीचे की साइड को आप बोलोगे स्टर्ना। जैसे हमारा ये चेस्ट वाला एरिया जो होता है इसको हम स्टर्ना बोलते हैं ना, इसी तरह से कॉकरोच की भी जो प्लेट का नीचे वाला हिस्सा होगा उसको आप स्टर्ना बोलोगे, ऊपर वाले हिस्से को आप टर्गा बोलोगे, साइड वाले रीजन को आप बोलोगे प्लूरा। ये वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया। तो ये जो साइड के रीजन है, एक डब्बा मान रहे हो ना, एक डब्बे में ऊपर वाला रीजन है तो टर्गा, या उसको हम बोलते हैं टर्गाइट। नीचे वाले को हम बोलते हैं स्टर्नाइट या स्टर्ना। साइड वाली वॉल्स को हम बोलते हैं प्लूरा। और जो एक सेगमेंट को दूसरी सेगमेंट के प्लूरा से जोड़ रही है, साइड वॉल्स को आपस में जोड़ रही है, उस रीजन को हम बोलते हैं कि वो जोड़ती कैसे है, वो जोड़ती है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से। बहुत सिंपल समझाती हूँ, इससे सिंपल मुझे नहीं लगता समझ सकते हैं हम। अब जब हम घर बनाते हैं तो हम ईंट लगाते हैं, राइट। तो एक ईंट मान लो एक डब्बा, दूसरी ईंट मान लो दूसरा डब्बा, इन दोनों के बीच में आप सीमेंट लगाते हो चिपकाने के लिए। तो जो सीमेंट की तरह काम कर रहा है वो है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, या हम उसको बोलते हैं आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो सीमेंट का काम है दो ईंट के बीच में आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। एक ईंट को ले लो, इस वाली ईंट को सपोज करते हैं, इस वाली ईंट को हम ले रहे हैं, इस ईंट में ऊपर वाला ब्रिक जो है, ऊपर वाले एरिया को टर्जाइट बोलोगे, ब्रिक का नीचे वाला एरिया आप बोलोगे स्टर्नाइट, और ब्रिक के जो वॉल्स हैं चारों उनको हम बोलते हैं प्लूरा। आई होप ये क्लियर है। तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ भी समझाई है बच्चों कि देखो ये पूरी क्या है, एक स्केलराइट है, एक प्लेट है, और इस प्लेट को हम बोलते हैं काइटेनियस प्लेट। और ये किसकी बनी हुई है, दैट इज मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमीन। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि दैट इज मेड अप ऑफ अ पेप्टिडोग्लाइकन जिसका नाम है नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमीन। इसकी डोर्सल साइड है टर्जाइट, इसकी वेंट्रल साइड है स्टर्नाइट, इसकी लेटरल साइड है प्लूरा। और ये क्या है बेसिकली, ये रेड वाली जो मैंने दिखा रखी है, दीज आर द आर्टिकुलेटिंग या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, जो कैसी होती है, जो थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है, जो एक प्लेट को दूसरी प्लेट से जोड़ने का काम करती है। और इसके बीच में आपको मिलेंगी ये मसल्स, इन मसल्स को हम बोलते हैं टर्गोस्टर्नल मसल्स। याद रखना जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो ये टर्गोस्टर्नल मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन्हीं की वजह से जो कॉकरोच है वो रेस्पायर कर पाता है, सांस ले पाता है, क्योंकि इन्हीं में कॉन्ट्रैक्शन या फिर इन्हीं में रिलैक्सेशन होता है। जैसे हमारे अंदर भी जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं या एक्सटर्नल जो कोस्टल मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं बेसिकली, उनकी कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन से ही क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है। सेम यहाँ पर होता है, बट यहाँ पे कौन सी मसल्स आएंगी, टर्गोस्टर्नल मसल्स। क्लियर। चलिए, तो ये बात हो गई सारी। अब इस डायग्राम को भी अगर आप चाहो तो ध्यान से देख सकते हो, ये इसका हेड रीजन है। खैर इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, है ना। तो अभी देखते हैं, ये देखो सारा कुछ दिखा रखा है इसमें, ये पूरा आपका क्या है, मॉर्फोलॉजी है। इस पार्ट पे आने से पहले मैं आपको अपनी लैंग्वेज में सारी चीज़ें समझाती हूँ, फिर हम इस पार्ट को स्टडी करेंगे। देखो, एक अडल्ट कॉकरोच में और उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब वो छोटा था तो कितने कितने सेगमेंट थे उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो कॉकरोच था जब वो छोटा था तो उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसके हेड में थे 6 सेगमेंट, है ना, 6 डब्बे थे। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उस कॉकरोच के हेड में सिर्फ 1 सेगमेंट रह गया, क्योंकि सारे के सारे सेगमेंट फ्यूज हो गए, जुड़ गए, और 1 सेगमेंट बचा। इम्पॉर्टेंट। दूसरा, उसके थॉरेक्स में 3 सेगमेंट थे जब वो छोटा था, एंड जब वो बड़ा हुआ, मतलब जब वो एम्ब्रियो के अंदर था, जब वो बेसिकली डेवलप कर रहा था, उस टाइम पर उसके थॉरेक्स में 3 रीजन थे, 3 सेगमेंट थे। अडल्ट स्टेज में भी 3 ही सेगमेंट है। एब्डोमेन में देखोगे तो 11 सेगमेंट थे, एंड अडल्ट स्टेज में उनमें से एक जो था वो फ्यूज हो गया, जिसकी वजह से अब उनके पास कितने बचे हैं, 10 सेगमेंट बचे हैं। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। हेड में, एम्ब्रियोनिक में कितने थे और अडल्ट में कितने थे, थॉरेक्स में कितने थे और एब्डोमेन में कितने थे, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम शुरू करते हैं मॉर्फो को अपने तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, मॉर्फो पढ़ रहे हैं तो हम हेड से शुरू करेंगे, है ना। तो हेड में देखो, हेड की कवरिंग और माउथ, हेड में क्या क्या हेड की कवरिंग क्या क्या है, हेड कैसे कैसे कवर है, एंड सेकंड चीज़ हेड में माउथ पार्ट कौन कौन से हैं। तो देखो, जो ये हेड है, इस हेड के सेंट्रल रीजन को हम बोलते हैं फ्रॉन्स, और जो हेड का पीछे वाला, अब पीछे इसमें आगे पीछे का तो कोई रीज़न नहीं होता, क्योंकि कॉकरोच जो है वो हॉरिजॉन्टल मोड में रहता है ना, तो वर्टिकल में तो है नहीं, तो वो हॉरिजॉन्टल में है। तो अब मान लो अगर ये कॉकरोच है तो इस कॉकरोच का हेड का ये वाला रीजन, और सपोज कर लो यहाँ तक हेड था तो ये वाला रीजन, इस रीजन को और इस रीजन को हम बोलते हैं जेनू, या हम जेना भी बोल देते हैं, जीना या जेनू बोल देते हैं, बेसिकली जीना बोला जाता है। और जो ये वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं फ्रॉन्स। क्लियर।
अब ये फ्रॉन्स अंदर है, मतलब पूरा हेड जो है उसको अंदर से बोल रहे हैं फ्रॉन्स कैविटी को, उस फ्रॉन्स को ऊपर से कवर कर रहा है, डॉर्सली बोलते हैं वर्टेक्स कवर कर रहा है, और वेंट्रली इसको कवर करता है क्लाइपियस, वेंट्रली कवर करता है इसको क्लाइपियस। दोबारा बता रही हूँ, अगर ये हेड था तो मान लीजिए इतना हेड है, ये आगे वाला पूरा हेड है कॉकरोच का, तो इस हेड का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं जीना। ऊपर वाले डॉर्सल रीजन को हम बोलते हैं बेसिकली, क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं वर्टेक्स। डोर्सल साइड को हम बोलते हैं वर्टेक्स, और जो वेंट्रल साइड होती है उसको बोलते हैं क्लाइपियस। क्लाइपियस में क्या होता है, माउथ पार्ट्स होते हैं, क्लाइपियस में माउथ पार्ट होते हैं, और जो अंदर हेड की कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं फ्रॉन्स। क्लियर। अब माउथ पार्ट कौन कौन से होते हैं, माउथ पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं। माउथ पार्ट अगर सबसे पहले पूछा जाता है कि किस तरीके का माउथ पार्ट होता है इनके, तो याद रखना दे कंसिस्ट ऑफ बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप मेथड। मतलब अगर ये किसी चीज़ को खाते हैं तो किस तरीके से, तो पहले इसको बाइट करते हैं फिर इसको चबाते हैं, तो इनका जो मोड रहता है, टाइप ऑफ माउथ होता है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होता है। इनके जो माउथ में पार्ट्स होते हैं वो होते हैं लेब्रम अपर लिप्स, लेबियम लोअर लिप्स जिसको हम सेकेंडरी मैक्सिला बोलते हैं। टंग के लिए नाम दिया गया है हाइपोफेरिंक्स। मैक्सिला जो होता है वो अपर जॉ होते हैं, जैसे हमारे पास होते हैं मैक्सिले, एंड जो मैंडिबल होता है वो इसके माउथ का लोअर जॉ होता है। 5 रीजन मैंने बताए हैं, लेबियम अपर लिप्स, लेब्रम अपर लिप्स, लेबियम लोअर लिप, या जिसको हम सेकेंडरी मैक्सिले भी बोलते हैं। मैक्सिले होते हैं अपर जॉ, मैंडिबल होता है लोअर जॉ, उसके अलावा जो टंग होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोफेरिंक्स। तो ये 5 पार्ट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट। आपको इसका डायग्राम आना चाहिए। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला रीजन मैं यहाँ से समझाती हूँ, ये एनसीईआरटी से बाहर का डायग्राम है, इसमें समझो ध्यान से क्या है। ये वाला जो अपर लिप है दैट इज लेब्रम, ठीक है। ये वाला रीजन क्या है, लेब्रम है। ये जो नीचे वाला रीजन है ये लेबियम है। लेबियम के पास क्या होते हैं, पाल्प होते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेबियल पाल्प, ठीक है। लेबियल पल्प बोल दे तो पाल्प बोल देते हैं। ये है मैक्सिले। मैक्सिले बेसिकली क्या है, मैक्सिले हैं आपके अपर जॉ, और मैक्सिले के पास भी क्या होते हैं, मैक्सिलरी पल्प होते हैं। तो बेसिकली लेबियल पल्प है इसके पास, लेबियम के पास लेबियल पल्प है, इसीलिए हम इसको, जिसके पास भी पल्प होता है उसको हम मैक्सिला बोल देते हैं। तो मैक्सिला के पास मैक्सिलरी पल्प थे, इसीलिए हम इसको प्राइमरी मैक्सिला बोल देते हैं, और लेबियम के पास भी लेबियल पल्प है, जिसकी वजह से हम इसको सेकेंडरी मैक्सिला भी बोल देते हैं, सेकेंडरी मैक्सिला भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये होते हैं इसके लोअर जो, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं। तो बस इतना ही आपको इसके बारे में याद रखना था। ये थी हमारी हेड। अब हेड की जो पोजीशन है, माउथ पार्ट्स की पोजीशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो बेसिकली, जैसे सपोज ये कॉकरोच है ना, ये वाला कॉकरोच है आपका, और इस कॉकरोच की पूरी बॉडी है, लेकिन ये इसका मान लो आगे की तरफ इसका हेड है। मैं कैसे आपको समझाऊं, सपोज कर लो ये इसका हेड है, ये कॉकरोच है और ये इसका हेड है, तो जो इसका माउथ पार्ट होगा वो ये वाला होगा जो मैंने नीचे दिखाया आपको। तो इसका मतलब बेसिकली पूरी बॉडी तो ऐसे थी, और जो माउथ है वो नीचे की तरफ है। माउथ ये रहा, जो मैं थंब हिला रही हूँ, ये जो है माउथ पार्ट है। इसका मतलब जो माउथ पार्ट है वो इसके परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री की पोजीशन पे है, और इस तरीके की कंडीशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं हाइपोग्नेथस। तो बेसिकली सपोज ये कॉकरोच की क्या थी, बॉडी थी, पूरा बॉडी एक्सिस था, एंड ये इसका पूरा हेड था, और ये येलो में इसके माउथ पार्ट है जो कि इसके 90 डिग्री बना रहे हैं इसकी बॉडी से। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोग्नेथस, ठीक है। फिर इसके हेड में और क्या क्या होते हैं, तो आपने देख ही लिया, इसके हेड में हमारे पास ये होते हैं, ये रहे इसके एंटीने होते हैं, है ना। तो हेड में इसके पास होते हैं एंटीने, ओके ग्रेट। तो ये रहा एंटीने। एंटीने में क्या क्या होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, पहली बात वो सेगमेंट में डिवाइड होते हैं। दूसरे उनके पास सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, वो टच सेंस कर सकते हैं, टच को या किसी भी तरह की चीज़ को वो सेंस कर सकते हैं। ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, 2 एंटीने होते हैं एंड थ्रेड लाइक होते हैं, बहुत पतले होते हैं। इनके पास टच के लिए रिसेप्टर होता है, जब ज़मीन पे चल रहे होते हैं तो उस एंटीने के थ्रू टच को सेंस कर पाते हैं। जैसे ही किसी चीज़ से टच होते हैं तो इसको सेंस कर लेते हैं। उसके अलावा अपनी एनवायरमेंटल कंडीशंस को मॉनिटर करने के लिए भी कॉकरोच में ये सेंसरी जो रिसेप्टर होते हैं, जो एंटीने होते हैं, ये हेल्प करते हैं। तो कोई ऐसा बड़ी चीज़ नहीं थी। और क्या हो सकता है, देखो हेड में हमने एंटीने हेड के पढ़ लिए, हमने माउथ पार्ट्स पढ़ लिए हैं हेड के, उसके अलावा हमने माउथ की पोजीशन को पढ़ लिया है। उसके अलावा अब क्या बचा है, आइज़। तो जो कॉकरोच है उसके आइज़ के बारे में बात करेंगे। तो देखो कॉकरोच के पास 2 तरह की आई होती हैं, एक होती है ऑसिलाई एक होती है ऑसिलाई, जो क्या होती हैं बेसिकली रूडिमेंट्री होती हैं, मतलब ऐसी होती हैं जिनका अब कोई काम नहीं है।
मतलब जो ख़त्म हो चुकी हैं लगभग, है ना, सिंपल आइज़, लेकिन जो इनमें काम करती हैं देखने का वो होती हैं कंपाउंड आइज़, जो विज़न में क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। तो कंपाउंड आई एक सिंपल आई नहीं होती है, ये बहुत सारी यूनिट से बनी हुई होती है और उन यूनिट को हम बोलते हैं ओमेटिडियम। सिंगल को हम बोलते हैं ओमेटिडियम, और जब बहुत सारी ओमेटिडियम मिल जाती हैं तो हम उसको बोलते हैं ओमेटेडिया, जो प्लूरल है इसका। तो ओमेटिडिया जो होते हैं वो 2000 के आसपास ओमेटिडियम होते हैं। तो जब 2000 के आसपास ओमेटिडियम मिलके एक ओमेटिडिया बनाते हैं तो उसकी वजह से बनती है कंपाउंड आइज। तो देखिए ये रहा, मान लो सपोज एक ओमेटिडियम ये वाला है, एक ये है, एक ये है, एक ये, इन सब ने मिला करके ये 2000 बन गई ये 2000 हो गई लगभग, और इससे बनी एक सिंगल कंपाउंड आई। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें लेंस होता है, कॉर्निया होता है, आपको ये याद नहीं करना, मैं सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर बता रही हूँ। ये पूरा एक ओमेटिडियम का स्ट्रक्चर है जिसमें रेब्डोम है, रिसेप्टर सेल्स हैं, तो आपको याद नहीं करना। ये आपको क्या याद करना है कि ईच आई कंटेन 2000 ओमेटिडिया। ठीक है, दे प्रोड्यूस मोज़ेक विजन, ये मोज़ेक विजन प्रोड्यूस करते हैं। मतलब अगर मान लो इनके सामने मैं खड़ी हो जाऊं जाकर के, कॉकरोच के सामने मैं खड़ी हो जाऊं जाकर के, तो पहले मुझे टुकड़ों में देखेंगे, सारी जगह से क्या करेंगी, इनकी आईज जो होंगी वो मेरा एक मोज़ेक विजन बनाएंगी, एक पैटर्न बनाएंगी जिसमें पैचेस होंगे, और बाद में उसको मिक्स करके एक कंप्लीट इमेज देगी। हमारे पास ऐसा नहीं होता, हमारा क्या, हम किसी चीज़ को देखते हैं, हम सीधा देखते हैं, हम पूरा देखते हैं एक ही साथ में, लेकिन इनका क्या होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में देखती हैं और उसके बाद उसको क्या करती है, मर्ज करती हैं और एक सिंगल इमेज लेकर के आती हैं। इसको हम बोलते हैं मोज़ेक विजन। और दूसरा इंपॉर्टेंट कि इनकी जो इमेज बनेगी दैट इज अपोजिबल, मतलब ये जो इमेज बनाते हैं वो सुपर इम्पॉसिबल नहीं होती। जैसे मान लो मैं मिरर के सामने अपना ये हाथ मिरर के ऊपर रखूँ, है ना, तो जो इसकी मिरर के ऊपर इमेज बनेगी वो एग्जैक्ट ऐसी ही होगी और दोनों एक दूसरे को छुपा लेंगे, लाइक इस तरीके से दोनों एक दूसरे को हाइड कर लेंगे। तो ये चीज़ जो है इसमें आप मेरा एक ही हाथ देख पाओगे, दूसरा नहीं देख पाओगे। क्योंकि इसमें एक हाथ जो है वो दूसरे वाले के पीछे छुप गया है। इसको हम बोलते हैं सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस। लेकिन इसमें जो कॉकरोच के अंदर जो इमेज बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है, इस तरीके से। क्या अब इमेजेस में ओवरलैपिंग हुई? नहीं, मुझे दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इमेजेस जो हैं वो ओवरलैप नहीं करती हैं। ऐसी कंडीशन को आप बोलते हो सुपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज इनमें बनती है, इसको हम बोलते हैं अपोजिबल इमेज। क्लियर? तो ये था हमारे पास सारा हेड के बारे में। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड सेगमेंट थॉरेक्स के बारे में। इसका थॉरेक्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें हमारे पास आता है प्रोथॉरेक्स, पहला आता है प्रोथॉरेक्स, फिर आता है मीजोथॉरेक्स और एक आता है मेटाथॉरेक्स। ध्यान से सुनो, प्रोथॉरेक्स जो हेड के पास होगा, फिर आएगा मीजोथॉरेक्स, फिर आएगा मेटाथॉरेक्स। मेटाथॉरेक्स वो होगा जो एब्डोमेन के पास होगा। क्लियर? तो बेसिकली प्रोथॉरेक्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रोथॉरेक्स, इसके थॉरेक्स के 3 सेगमेंट है। प्रो का मतलब होता है फर्स्ट या पहला। तो प्रोथॉरेक्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग का नाम है प्रोनोटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछी हुई है। प्रोथॉरेक्स को कवर करने वाली कवरिंग को हम बोलते हैं प्रोनोटम। मीजोथॉरेक्स और मेटाथॉरेक्स, अब देखो, तो जो प्रोथॉरेक्स हो गया, जो मीजोथॉरेक्स हो गया, जो मेटाथॉरेक्स हो गया, इन तीनों में से ही लेग्स बाहर आती हैं निकल के, यानी 3 पेयर ऑफ लेग्स होंगे। और ये तीनों पेयर ऑफ लेग्स जो होंगे वो प्रोथॉरेक्स में से निकलेंगे, मीजो में से निकलेंगे, मेटा में से निकलेंगे। लेकिन जब हम विंग्स की बात करते हैं तो विंग्स सिर्फ 2 ही जगह से आते हैं, एक आते हैं मीजोथॉरेक्स से और मेटाथॉरेक्स से। तो एक साइड में विंग्स समझाऊंगी और एक साइड में लेग्स समझाऊंगी। लेग्स तीनों से निकलेगी, लेकिन मैं सिर्फ मीजोथॉरेक्स से निकलने वाली लेग्स के बारे में बता रही हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले हम लेग समझते हैं। लेग का एक पार्ट होता है कॉक्सा, फ्रंट से बता रही हूँ, लेग्स के कुछ पार्ट होते हैं। कॉक्सा, देन ट्रोकेंटर, देन फीमर, देन टीबिया, देन टार्सस। टार्सस में फर्दर 5 सेगमेंट होते हैं, जिनमें से लास्ट वाला जो होता है वो क्लॉज में क्या हो जाता है, मॉडिफाइड, चेंज हो जाता है। और उसके नीचे एक एरियोलम बन जाता है, जो कि इसको चलते वक्त किसी चीज़ को पकड़ने के लिए हेल्प करता है, सकर की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये रही स्ट्रक्चर ऑफ लेग ऑफ कॉकरोच। सबसे ज़्यादा स्वेलिंग पोर्शन कौन सा है, फूला हुआ पोर्शन कौन सा है, कॉक्सा, देन ट्रोकेंटर है, देन फीमर है, देन टीबिया है, देन टार्सस है। टार्सस को फर्दर 5 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है और लास्ट में इस पे एरियोलम होता है। समझ में आया? तो इस तरीके से इसकी लेग होती है। लेकिन अब हम बात करेंगे विंग्स की।
तो जब आप विंग्स को देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो विंग्स सिर्फ दो ही जगह से आते हैं, एक मीजोथोरैक्स से, एक मेटाथोरैक्स से। अब उन विंग्स में भी डिफरेंशिएशन है। एक जो मीजोथोरैक्स से आता है उसको हम बोलते हैं फोर विंग, यानी जो पहला विंग है उसको हम बोलते हैं फोर विंग। और जो पीछे से मतलब जो मेटाथोरैक्स रीजन से आता है उसको हम बोलते हैं हाइंड विंग्स या हिंड विंग्स बोलते हैं, ठीक है। फोर विंग, हिंड विंग। तो फोर विंग की बात करते हैं, तो फोर विंग को मैंने थोड़ा सा डार्क बनाया है, बहुत मतलब मैंने क्या किया, ऑरेंज कलर को बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, इस विंग्स के थ्रू आप ऊपर नीचे नहीं देख सकते हो। इसका मतलब ये ओपेक होता है, डार्क होता है, ओपेक होता है। ओपेक होगा, डार्क होगा, सॉलिड होगा। उसके अलावा ये किसका बना हुआ होता है, लेदरी होता है, नॉट हेल्प इन फ्लाई, उड़ने में हेल्प नहीं करता ये। एंड प्रोटेक्ट करता है हाइंड विंग्स को, हाइंड विंग को ये प्रोटेक्ट करता है। कहने का मतलब ये है अराइज फ्रॉम द मीजोथोरैक्स। देखो कॉकरोच जो है ना, कॉकरोच मान लो सो रहा है कॉकरोच, इसके पास इसका ये मेटाथोरैक्स मीजोथोरैक्स है और ये इसका मेटाथोरैक्स है। जो एब्डोमेन की तरफ है ये इसका मेटाथोरैक्स है और ये इसका मीजोथोरैक्स है। तो जो मीजोथोरैक्स होगा बेसिकली उससे निकलते हैं जो विंग्स निकलेंगे वो ओपेक इन कंडीशन होंगे, सॉलिड होंगे और वो बड़े होंगे। अब मेटाथोरैक्स से भी विंग्स निकलेंगे, तो जो ये विंग होंगे ये छोटे होंगे। तो जब मान लो अभी कॉकरोच सो रहा है, तो जब ये कॉकरोच सोएगा, रेस्ट करेगा, तो उस टाइम पर उड़ तो नहीं रहा है, तो ये वाले जो इसके मीजोथोरैक्स के विंग्स हैं ये बड़े होते हैं, डार्क होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये मेटाथोरैक्स के विंग्स को कवर कर लेंगे ऊपर से, है ना। रेस्टिंग कंडीशन में ये मेटाथोरैक्स के विंग्स को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेटाथोरैक्स वाले विंग्स होंगे वो उड़ने में काम आते हैं। तो अभी तो वो रेस्ट पे है, जब वो रेस्ट पे है तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए, तो ये वाले विंग्स उसको कवर करके रखते हैं। ये बात याद रखना। इसीलिए ये उड़ने में हेल्प नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, ये सिर्फ हाइंड विंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और निकलते कहाँ से, मीजोथोरैक्स से निकलते हैं। अब आ जाओ अपने सिंपल से हाइंड विंग्स पे। हाइंड विंग बेचारे लाइट इन नेचर होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, बहुत मेम्ब्रेनी से होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, ट्रांसपेरेंट होते हैं और हेल्प करते हैं फ्लाई में, उड़ने में हेल्प करते हैं। और ये प्रोटेक्ट इनको कौन करता है, फोर विंग्स जो होते हैं प्रोटेक्ट किए जाते हैं रेस्ट टाइम पर। कौन प्रोटेक्ट करता है, हाइंड विंग्स होते हैं प्रोटेक्ट किए जाते हैं बाय फोर विंग्स। कौन प्रोटेक्ट करता है, फोर विंग इसको प्रोटेक्ट करते हैं, किसको, हाइंड विंग्स को। क्लियर हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट था मेरे लेग्स के बारे में। अब थोरैक्स में तो दो ही चीज़ें आ सकती थी, बेसिकली तीन मान लो। थोरैक्स में सेगमेंट आ सकते थे, सेगमेंट में आपके पास क्या आ सकती थी, लेग्स होती हैं वो आ सकती थी, और जो आपके विंग्स होते हैं वो आ सकते थे। लेग्स की स्ट्रक्चर बता दी, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस, ये आना था। कॉक्सा सबसे फूला हुआ पार्ट होता है और तीन पेयर होते हैं। तीनों पेयर बेसिकली आपके तीनों डिफरेंट सेगमेंट से अराइज होते हैं। और जब हम बात करते हैं विंग्स की, तो विंग्स सिर्फ दो ही होते हैं, एक होता है फोर विंग और एक होते हैं हाइंड विंग्स। फोर विंग जो होते हैं वो डार्क होते हैं, ओपेक होते हैं, वो उड़ने में काम नहीं आते हैं, वो सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करते हैं हाइंड विंग्स की। लेकिन जो हाइंड विंग्स होते हैं वो लाइट होते हैं, उड़ने में काम आते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं और प्रोटेक्ट किए जाते हैं बाय फोर विंग। क्लियर? प्रोथोरैक्स के ऊपर कौन सी कवरिंग होती है, प्रोनोटम होती है। एब्डोमेन की बात करते हैं। अब हम पहुंच गए हैं एब्डोमेन में। ओके, तो जब हम एब्डोमेन की बात करते हैं तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में 11 सेगमेंट होते हैं और अडल्ट स्टेज में सिर्फ 10 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे एब्डोमेन की। तो एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होंगे अडल्ट के अंदर। मैंने सिर्फ लास्ट के सेगमेंट दिखाए हैं, 8th, 9th और 10th। पहले हम बात करेंगे मेल की। तो ए और बी इमेजेस जो हैं वो मेल कॉकरोच के एब्डोमेन को दिखाती हैं। 8th, 9th और 10th सेगमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, ये तीनों क्या है, एब्डोमिनल सेगमेंट है। मेल की जब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आपको बड़ी वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है एनल सरसाई। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनल सरसाई, ठीक है, या एनल सरसस। और जो आपको एक और स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली छोटे वाली, इसको हम बोलते हैं एनल स्टाइल। ठीक है, तो एनल सरसाई और एनल स्टाइल दो चीज़ें हैं। लेकिन जब आप फीमेल को देखते हो तो फीमेल में वही अगेन 8th सेगमेंट, 9th सेगमेंट, 10th सेगमेंट में फीमेल में सिर्फ आपको एक ही स्ट्रक्चर दिख रही है और वो है एनल सरसाई। फीमेल में स्टाइल नहीं दिख रहा।
तो याद रखना स्टाइल किसके अंदर होगा, मेल के अंदर। ऐसे याद रख सकते हो, ज़्यादातर मेल ही स्टाइल करते हैं। तो इसीलिए बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि मेल के अंदर आपको एनल स्टाइल मिलेगा, फीमेल के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एनल सरसाई मिलेगी। क्वेश्चन अगर पूछ लें कि एनल सरसाई कहाँ मिलेगी, तो याद रखना दोनों के अंदर। क्वेश्चन पूछ लें कि एनल स्टाइल कहाँ मिलेगा, तो सिर्फ मेल के अंदर। अब इनकी पोजीशन याद करो। पहले हम बात करते हैं एनल सरसाई की। तो एनल सरसाई मेल और फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। कितना होता है, 1 पेयर होता है। और एक एनल, अगर आप ध्यान से अपनी एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो ये एनल स्टाइल जो हैं ये कुछ सेगमेंट में एनल सरसाई जो हैं ये आपको सेगमेंटेड दिखेंगे, प्लेन नहीं दिखेंगे। मतलब इनमें क्या होगी, सेगमेंटेशन होगी और हर एक में 15 सेगमेंट होंगे। दूसरी चीज़, इनके ऊपर सेंसरी रिसेप्टर होंगे। इनका काम है बेसिकली, इनका काम क्या है, सेंस करना, एनवायरनमेंट को सेंस करना किसका काम होता है, एनल सरसाई का काम होता है। अब बात करते हैं एनल स्टाइल की। तो बेसिकली एक चीज़ और याद रखना, मैंने आई थिंक यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है। एनल सरसाई जो होते हैं ना, ये 10th सेगमेंट से अराइज होते हैं, 10th सेगमेंट से अराइज होते हैं। एनल सरसाई जो दिख रहे हैं आपको वो 10th सेगमेंट से दिखेंगे। और जो एनल स्टाइल होते हैं ये 9th सेगमेंट से आते हैं। ये सिर्फ प्रेजेंट होंगे, पेयर में दिखाई देंगे, 2 दिखाई देंगे और सिर्फ मेल में दिखाई देंगे। ये प्लेन होंगे, इनमें कोई सेगमेंटेशन नहीं होगा। इनका काम क्या होगा, ये फीमेल को बेसिकली होल्ड करते हैं जब कपलेशन करवाना हो। जब आप ऐसा मान सकते हो कि जब बेसिकली ब्रीडिंग सेशन आता है तो उस टाइम पर अगर मीटिंग करनी होती है तो मेल को रिक्वायरमेंट होती है फीमेल को होल्ड करने की। और उस टाइम पर फीमेल को होल्ड करने के लिए उनके जो पार्ट काम करते हैं वो होते हैं एनल स्टाइल, ठीक है। अब यहीं पे ना एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सी चीज़ दे दी है एनसीईआरटी ने, जिसके बारे में बात करते हैं, जेनाइटल पाउच। तो जेनाइटल पाउच को अगर ध्यान से देखोगे, मैं फीमेल में ही बात करूँगी और मेल में, दोनों में अलग अलग होता है। जेनाइटल पाउच वो होता है जहाँ पर बेसिकली जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फ़ीमेल के एग भी होंगे, जहाँ पर फीमेल के एग जो हैं वो मेल के साथ फर्टिलाइज करेंगे, और मेल का वो पाउच जहाँ पे मेल स्पर्म बनेंगे, या बेसिकली बोल सकते हैं मेल गैमेट्स बनेंगे। तो फीमेल जेनाइटल पाउच वो है जहाँ पे फीमेल के गैमेट्स बन रहे हैं, जहाँ पे मेल के गैमेट्स आकर के कलेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रही है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद जब डेवलपमेंट होगा तो उन एग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उथिका बन रही है। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं फीमेल के जेनाइटल पाउच में। लेकिन जो मेल का जेनाइटल पाउच है वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर बेसिकली मेल के गैमेट्स बन रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे स्पर्मेटोफोर बन रहे हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमने पढ़ना है कि किस किस सेगमेंट के जुड़ने से जेनाइटल पाउच बन रहा है। तो देखो, जब हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल का ये हेड हो गया, यहाँ से समझाती हूँ, ये फीमेल का हो गया हेड और ये उसकी बॉडी है, और ये है उसका एनस यानी लास्ट ओपनिंग ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे वेंट्रल साइड में मैंने कहा था ना कि किसी भी कॉकरोच का कोई सेगमेंट होता है तो उसकी डोर्सल साइड को टर्गा बोलते हो और वेंट्रल साइड को स्टर्ना बोलते हो। तो जो वेंट्रल साइड के सेगमेंट हैं उसमें 7वां, 8वां, 9वां, 10th ये सारे सेगमेंट होंगे। तो जो 7th सेगमेंट होगा, कौन सा, नीचे वाली साइड पे यानी स्टर्नम पे, जो 7वां सेगमेंट होगा, 7th सेगमेंट होगा, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बोट शेप का हो जाएगा और लार्ज हो जाएगा। वो वाला सेगमेंट बोट शेप बना है, जो थोड़ा समझने की कोशिश करो कि कॉकरोच का मान लो ये कॉकरोच की अपर बॉडी है, ये कॉकरोच का लोअर बॉडी पार्ट है, ठीक है। तो ये कॉकरोच की लोअर बॉडी पार्ट है। इसमें मान लेती हूँ मैं ये फ्रंट हेड है उसका और हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम एब्डोमेन की तरफ जा रहे हैं। तो मान लो ये 7th सेगमेंट था इसका, और फिर 8th था, फिर 9th था और फिर 10th होगा, है ना। तो जो 7th वाला सेगमेंट था ना वो थोड़ा फूल गया, वो बन गया बोट शेप। और फिर उसने 8वां और 9th ये दोनों सेगमेंट के साथ मिलके यानी 7वां, 8वां और 9th वाला सेगमेंट, इन तीनों ने मिलके एक पाउच बनाया। उस पाउच को हम बोलते हैं फीमेल जेनाइटल पाउच। रिपीट कर रही हूँ, वेंट्रल साइड पे जो था, जो 7th स्टर्ना था, वो थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ, वो सेगमेंट थोड़ा मॉडिफाई हुआ और उसने खुद को बनाया बोट शेप। उसके साथ बना 8वां सेगमेंट, उसके साथ जोड़ा 9th सेगमेंट, इन तीनों सेगमेंट ने मिलकर के बनाया एक पाउच। उस पाउच को हम बोलते हैं जेनाइटल पाउच ऑफ फीमेल, ठीक है। उसके अंदर ओपनिंग किस किस की है ये याद रखनी है। पहली ओपनिंग उसके अंदर होगी फीमेल के गोनोफोर की। फीमेल की बॉडी में कहीं पे ओवा बनेंगे, है ना,
वो वाले ओवा आकर के उस पाउच में कलेक्ट होंगे। पहली ओपनिंग कैसे कलेक्ट होंगे? उस गोनोफोर के थ्रू। तो वो गोनोफोर आएगा उस पाउच में खुलेगा, पहली ओपनिंग। दूसरी ओपनिंग, फीमेल की बॉडी में एक और बैग होता है जिसके अंदर मेल के स्पर्म या मेल के गैमेट को स्टोर करके रखा जाता है। तो जो मेल के गैमेट्स होते हैं वो पैकेट की फॉर्म में आते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। ठीक है, मेल ने अपने गैमेट्स जो थे वो पैकेट की फॉर्म में दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला कंसेप्ट है। मेल ने अपने पैकेट्स, अपने जो गैमेट थे वो पैकेट की फॉर्म में दिए, उनको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। लेकिन फीमेल की बॉडी में वो कलेक्ट होने हैं। कलेक्ट कहाँ होंगे? एक पाउच में। उस पाउच के अंदर, उस पाउच को हम बोलते हैं स्पर्मेथिके। तो कोई क्वेश्चन पूछे कि स्पर्मेटोफोर कहाँ है? स्पर्मेटोफोर है मेल की बॉडी में। स्पर्मेथिके कहाँ है? स्पर्मेथिके है फीमेल की बॉडी में। ठीक है, तो फीमेल ने दो चीज़ों को होल्ड कर लिया, एक तो खुद के एग को और एक मेल के एग को, मेल के गैमेट्स को। तो जो मेल के गैमेट्स उसने होल्ड किए वो एक बैग के अंदर होल्ड किए, उसको हम बोलते थे स्पर्मेथिके। अब मान लो फीमेल के एग जो थे वो भी डेवलप हो रहे हैं, वो भी बड़े हो गए हैं, वो मैच्योर हो गए हैं, और फीमेल ने ऑलरेडी मेल के गैमेट को भी स्टोर करके रखा हुआ है। तो अब टाइम आ गया है दोनों में फर्टिलाइजेशन करवाने का। तो दोनों, एक तो है स्पर्मेथिके की ओपनिंग, वो भी उस पाउच में हो रही है, जेनाइटल पाउच में। एक है फीमेल के गोनोफोर की ओपनिंग, वो भी उसी पाउच में हो रही है, जेनाइटल पाउच में। तो जेनाइटल पाउच में अब तक दो ओपनिंग हो गई, एक तो स्पर्मेथिके की ओपनिंग, एक हो गई आपके पास फीमेल के गोनोफोर की ओपनिंग। फीमेल के गोनोफोर से आए एग और मेल के स्पर्मेथिके से, फीमेल के स्पर्मेथिके से आए मेल के गैमेट, दोनों आए और उस जेनाइटल पाउच में आकर के क्या हो गए? डेवलप हो गए, फर्टिलाइज हो गए। फर्टिलाइज जब हो रहे थे तो जब उनका डेवलपमेंट होने लगा, मैच्योर, या बेसिकली हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग जो थे, अब उनको बॉडी से बाहर जाना है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है, बेसिकली डेवलपमेंट जो होता है एक्सटर्नल ही होना है। तो होगा क्या, उस स्ट्रक्चर के ऊपर, उन फर्टिलाइज्ड एग के ऊपर एक लेयर बननी शुरू होगी। उन लेयर को हम बोलते हैं ऊथिका। एक बैग बनेगा छोटा सा, और उस बैग में 9 से 10 फर्टिलाइज्ड एग होंगे। बेसिकली 8 ऊपर एग होंगे, 8 नीचे एग होंगे। एक डब्बा बनेगा, उसमें 8 ऊपर फर्टिलाइज्ड एग होंगे, 8 नीचे होंगे। तो कम से कम 16 एग होंगे फर्टिलाइज्ड एक ऊथिका के अंदर, एक केस के अंदर, एक बैग के अंदर। तो मैंने कहा कि उस ऊथिका के अंदर होंगे। उस ऊथिका को किसने रिलीज किया? उस ऊथिका को रिलीज किया एक ग्लैंड्स ने, जिनको हम बोलते हैं कोलेटरल ग्लैंड। तो वो कोलेटरल ग्लैंड भी ओपन कहाँ पर होंगी? वो कोलेटरल ग्लैंड भी ओपन होंगी इस पाउच के अंदर। तो एक बैग था, उस बैग के अंदर 3 चीज़ें आई। 3 चीज़ें कौन कौन सी आई? वो बैग पहले तो बना किससे? वो बैग बना 3 सेगमेंट से, 7th, 8th, 9th से। ठीक है, 7th सेगमेंट जो था वो थोड़ा बड़ा हुआ, बोट शेप बना। उसने 8वें और 9th सेगमेंट के साथ मिल करके एक पाउच बना लिया, और ये पाउच जो था, ये तीनों सेगमेंट वेंट्रल साइड के सेगमेंट थे, उनसे बना, नीचे वाली साइड के, है ना, जिनको हम बोलते हैं स्टर्नाइट। तो इन तीनों से मिलके एक पाउच बना। अब मैम इसमें पाउच में ओपनिंग किस किस की होगी? इस बैग के अंदर 3 ओपनिंग होंगी। पहली ओपनिंग तो फीमेल जो थी, फीमेल के एग आने के लिए होगी, जिसको हम बोलते हैं फीमेल गोनोफोर की ओपनिंग। दूसरा, फीमेल ने अपनी बॉडी के अंदर मेल के गैमेट को स्टोर किया हुआ था। किस में स्टोर किया हुआ था? स्पर्मेथिके में। तो उसकी ओपनिंग भी होगी। अब मेल की जो गैमेट थे वो भी बाहर आए, फीमेल के एग जो थे वो भी बाहर आए, उसी पाउच में आए, और उन दोनों में फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये फर्टिलाइज्ड जो आगे बनेंगे, कॉकरोच बनेंगे, तो फर्टिलाइज्ड एग को प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि इनको बॉडी से बाहर जाना है। तो इनको आपने क्या किया? पैक कर दिया। इनको पैक करना है तो इनको बैग में पैक करना है। उस बैग में सिर्फ 16 जो है, 12 से 16 जो होते हैं वो फर्टिलाइज्ड एग आ सकते हैं। तो उनको जब प्रोटेक्ट करना है तो उनके बाहर एक केस बनाना पड़ेगा। उस केस को हम बोलते हैं ऊथिका। उस ऊथिका को जो बनाती है वो ग्लैंड्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं कोलेटरल ग्लैंड। और उन कोलेटरल ग्लैंड की ओपनिंग भी कहाँ होगी? इसी पाउच के अंदर। तो 3 ओपनिंग हुई। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं कि 7th, 8th, 9th जो थे स्टर्ना, उन्होंने जेनाइटल पाउच बनाया। यहाँ पे टर्गा इन्वॉल्व नहीं था,
और मतलब ऊपर डोर्सल साइड इन्वॉल्व नहीं थी यहाँ पर। एंड इसमें जो ओपनिंग थी वो किस किस की थी, वो ओपनिंग थी एक तो फीमेल गोनोफोर की, एक ओपनिंग जो थी वो फीमेल गोनोफोर की थी, दूसरी ओपनिंग जो थी वो थी स्पर्मेटिकल पाउच की, जहाँ पे स्पर्म जो होते हैं वो स्टोर होते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर। एंड थर्ड जो है वो है कोलेट्रल ग्लैंड, जिसमें क्या होता है प्रोटेक्टिव लेयर बनती है उथिका के सराउंड में, या एग्स जो हैं उनके सराउंड में। ठीक है, क्लियर। मेल के बारे में समझते हैं। मेल की बॉडी में देखो, मेल में ये हेड है, ये इसका बॉडी एक्सिस है, ये इसका एनस हो गया, एंड ये इसकी डॉर्सल साइड, ये इसकी वेंट्रल साइड। तो जो डॉर्सल साइड पे 2 सेगमेंट है लास्ट के 9th और 10th टर्गा, और जो नीचे वाला सेगमेंट है 9th वाला, 10th वाला नहीं 9th वाला स्टर्ना, और ऊपर वाले 9th और 10th के टर्गा, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, जेनाइटल पाउच बनाते हैं। मेल में डॉर्सल साइड भी इन्वॉल्व होती है पाउच बनाने के लिए। अब पाउच में डॉर्सल का 9th और 10th टर्गा और वेंट्रल का 9th स्टर्ना। ठीक है, इसमें क्या क्या ओपनिंग होती है, इसमें सिर्फ मेल के फैलोमियर की ओपनिंग होती है। इसमें 3 फैलोमियर ओपन होते हैं, राइट फैलोमियर, लेफ्ट फैलोमियर और एक और होता है वेंट्रल फैलोमियर। ये तीनों फैलोमियर्स जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, कहाँ पे इनकी ओपनिंग होती है। इसके अलावा यहाँ पे मेल गोनोफोर, जिसको हम गोनापोफाइसिस बोलते हैं, या मेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोल दीजिए, स्यूडोपेनिस, उसकी भी ओपनिंग जो है बेसिकली होती है। तो वेंट्रल में ये तीनों चीज़ें खुलती हैं। आपको किसकी याद रखनी है, ये वाली भी याद रखनी है और ये वाली भी याद रखनी है। किस किस सेगमेंट से बनेगा ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये तो था सारा जेनाइटल पाउच वगैरह मेल और फीमेल में। तो आई होप मैंने ये सारी चीज़ें कवर की हैं। अब हम एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग ले लेते हैं। देखो, इस डायग्राम को आप ध्यान से देख के आना। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी एनसीईआरटी की रीडिंग लेते हैं पहले। हेड की बात करें तो हेड कैसा होता है, ट्राइंगुलर होता है शेप में, एंड लाइज एंटीरियरली एट द राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। इसको हम बोलते हैं हाइपोग्नेथस, यानी एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें हेड तो ये रहा और ये पूरी बॉडी है, और इसमें जो माउथ है वो नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब यहाँ से और यहाँ से कितना डिग्री एंगल हो गया, 90 डिग्री एंगल हो गया। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये हेड है, ये माउथ है, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। हेड जो है वो कैसे बनता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। एम्ब्रियोनिक टाइम पे 6 सेगमेंट थे, लेकिन वो फ्यूज हो गए और एक सिंगल सेगमेंट बना। एंड शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन, हर जगह वो मूव कर सकता है ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। याद रखना इसके पास नेक होती है बच्चों, और वो कैसी होती है, वो होती है फ्लेक्सिबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार पूछा था, तो आप याद रखोगे कि कॉकरोच में हेड वाले रीजन में मैं लिखवा देती हूँ आपको। अच्छा, ये नोट्स आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, ये आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, तो मेरे साथ साथ आप चाहो तो बना सकते हो इनको। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल नेक भी होती है इसके पास, और इसी की वजह से ये क्या करता है, इट कैन रोटेट। कहाँ रोटेट कर सकता है, रोटेट इन ऑल डायरेक्शंस। कॉकरोच आपको हर जगह नेक घुमाता हुआ दिख जाएगा, रोटेट इन ऑल डायरेक्शन। अगर आप चाहते हो कि मैं इनके नोट्स दूं तो मैं इसको स्क्रीनशॉट की फॉर्मेट में आपको ये नोट्स दे सकती हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिलेंगे। हेड की बात करें तो हेड कैप्सूल क्या करता है, कंपाउंड आइज को रखता है, आइज होती हैं। ठीक है, आइज के बारे में थोड़ा समझ लो। ये मैंने कहा था कि सिंपल आइज होती है, रूडिमेंट्री। आपको पोजीशन याद रखनी है, ये वाली, ये छोटी सी दिख रही है ना, तो ये खत्म हो चुकी है लगभग। इसको हम बोलते हैं सिंपल आई, या हम इसको ये बोल सकते हैं कि अब ये क्या हो गई है, दिस इज रूडिमेंट्री। मतलब ऑलमोस्ट जो है ये खत्म है, रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री। ठीक है, उसके अलावा ये रही कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज की जो सिंगल यूनिट क्या थी, मैंने बताया था ओमेटिडिया, ओमेटिडियम सिंगल होती है ओमेटिडियम, और 2000 ओमेटिडियम मिलकर के एक ओमेटिडिया बनाते हैं। ये बाकी माउथ पार्ट हैं जिनको हमने देखा था। चलो यहाँ करते हैं वापस।
ए पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीने अराइज फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट्स लेइंग इन द फ्रंट ऑफ आइस। आइस के आगे, आइस के सॉकेट में जो बेसिकली क्या है, मेम्ब्रेनस होता है सॉकेट, इस सॉकेट से अ पेयर ऑफ एंटीने बाहर की तरफ आते हैं। एंटीने पे क्या क्या होता है, एंटीने पे सेंसरी रिसेप्टर होते हैं दैट हेल्प इन द मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स अपेंडेजेस फ्रॉम बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। ये मैंने बता दिया कैसा माउथ पार्ट होता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होता है। माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ अपर लिप लेब्रम, अ पेयर ऑफ मैंडिबल, ए पेयर ऑफ मैंडिबल, ये देखिए यहाँ पे दो है ना, एक ये रहा एक ये रहा, ए पेयर ऑफ मैंडिबल, ए पेयर ऑफ मैग्जिले, ये रहा मैग्जिले, एक ये रहा मैग्जिले, एंड अ लेबियम, एक सिंगल लेबियम होता है, सिंगल लेब्रम होता है। लेबियम लोअर लिप, a median flexible lobe acting as a tongue which is not basically tongue that act as a tongue। तो क्या हो गया, acting as a tongue, hypopharynx lies within the cavity enclosed by the mouth part। तो ये कहाँ पे रहती है, ये सेंटर में रहती है, ये रही, this is hypopharynx। मैंडिबल के बारे में पूछ लेते हैं कि इसका काम क्या होता है। ये बेसिकली क्या करता है, ग्राइंड करता है, चीज़ों को कट करता है, ग्राइंड करता है, बहुत मैस्टिकेटेड कर देता है, छोटा कर देता है। उसके अलावा थॉरेक्स की बात करें तो 3 पार्ट होते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, मैंने आपको बता दिया। हेड इज कनेक्टेड विद थॉरेक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरेक्स नोन एज नेक। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब हम इसकी बात कर रहे थे ना, तो प्रोथोरेक्स जो है ये कनेक्ट रहता है, मान लो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल सी नेक होगी और ये रहा इसका हेड। तो ये फ्लेक्सिबल नेक के थ्रू प्रोथोरेक्स से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है हेड। ठीक है, हेड इज कनेक्टेड विथ थॉरेक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरेक्स। प्रोथोरेक्स से ही निकलती है वो, और उसको हम बोलते हैं नेक। तो याद रखना ये किससे निकली है, ये नेक जो है वो प्रोथोरेक्स से ही निकली है, ये वाले रीजन से निकल के इसकी एक्सटेंशन थी, इसका बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट था जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक। ठीक है, ईच थोरेसिक सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। चलने वाली लेग्स होती हैं हर एक सेगमेंट में, जिनको हम बोलते हैं प्रोथोरेसिक लेग, मीजोथोरेसिक लेग एंड मेटाथोरेसिक लेग्स। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स, अब इसके पास 2 पेयर ऑफ विंग होते हैं, जिसमें से फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अराइजेस फ्रॉम मीजोथोरेक्स एंड द सेकंड पेयर फ्रॉम मेटाथोरेक्स। पिछले 2 वाले सेगमेंट से आता है। 4 विंग यानी मीजोथोरेसिक विंग्स को आप क्या बोलते हो, टेगमाइना और इलाइट्रा भी बोलते हैं, दोनों नाम है इसके, मैंने लिखा भी हुआ है। 4 विंग को हम और क्या क्या बोलते हैं, टेगमाइना और इलाइट्रा, याद रखना, पूछा हुआ है। टेगमाइना कैसे होते हैं, टेगमाइना आर ओपेक, डार्क एंड लेदरी एंड कवर द हाइंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट। तो ये पीछे वाले जो बेसिकली मेटाथोरेसिक विंग्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। द हाइंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट, और उड़ने के काम आते हैं। अब आ जाते हैं एब्डोमेन की। तो इन एब्डोमेन बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट, सब कुछ क्लियर है। इन फीमेल की बात करें तो 7th जो होता है, मैंने जो बहुत अच्छे से समझाया, जेनाइटल पाउच की बात करेंगे अब ये। द 7th स्टर्नम जो है वो बोट शेप हो गया, एंड टुगेदर विद द 8th एंड 9th स्टर्ना फॉर्म्स अ ब्रूड और जेनाइटल पाउच। इसको हम ब्रूड भी बोलते हैं, जेनाइटल पाउच भी बोलते हैं। इसके एंटीरियर पार्ट में क्या होता है, कंटेन्स फीमेल। इसका आगे का पार्ट मतलब ऐसा कुछ होता है, सपोज मैं यहाँ बनाती हूँ, ओके, ये जेनाइटल पाउच है ना, तो फीमेल का जेनाइटल पाउच कुछ ऐसा होगा, ऐसा। ठीक है, इसमें 2 पार्ट होंगे इस जेनाइटल पाउच में, एक होगा एंटीरियर पार्ट और एक होगा पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट में 3 चीज़ों की ओपनिंग होगी। एक ओपनिंग होगी बेसिकली आपके पास, एक ओपनिंग होगी फीमेल के गोनोफोर की, जहाँ से फीमेल के एग आएंगे, ये है फीमेल का गोनोफोर। दूसरी ओपनिंग इसके पास होगी स्पर्मेथिके की, जिसके अंदर क्या होंगे, जिसके अंदर होंगे मेल के गैमेट, ये रही सेकंड ओपनिंग। और थर्ड ओपनिंग जो होगी इसके पास वो होगी बेसिकली, थर्ड ओपनिंग जो होगी वो होगी कोलेटरल ग्लैंड्स की। यहाँ पे बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, उनकी ओपनिंग होगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये कोलेटरल ग्लैंड्स की ओपनिंग कहाँ होगी, यहाँ होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 3 ओपनिंग आ गई है इसके पास, और तीनों ओपनिंग में, तीनों की तीनों ओपनिंग कहाँ ओपन हो रही हैं, तीनों ओपन हो रही हैं एंटीरियर रीजन में। तो इस एंटीरियर रीजन में और एक पोस्टीरियर में। इसके अलावा यहाँ पे बहुत काइटिनियस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगी, जिनको हम बोलते हैं फीमेल गोनेपोफाइसिस।
फीमेल गोनेपोफाइसिस। ठीक है, तो यही लिखा है कि ये जो पाउच बना, जो ब्रूड बना, उसके एंटीरियर पार्ट में फीमेल का गोनोफोर है, स्पर्मेथिका जो है उसके पोर्स होंगे और कोलेटरल ग्लैंड होगी। मेल के जेनाइटल पाउच और चैम्बर में कैसे बनता है हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन, लास्ट वाला जो पोर्शन है एब्डोमेन का उससे बनेगा। और डॉर्सली कौन कौन से सेगमेंट इन्वॉल्व थे, 9th और 10th टर्गा इन्वॉल्व थे, एंड वेंट्रली जो था वो 9th स्टर्नम इन्वॉल्व था। इसमें आपको डॉर्सली तो एनस मिलेगा एंड वेंट्रली मेल का जेनाइटल पोर मिलेगा और गोनेपोफाइसिस मिलेंगे। तो ध्यान से देखोगे ना अगर आप, तो देखो मैंने डोर्सली साइड ऊपर की तरफ बनाया है एनस और नीचे की तरफ बनेंगे मेल के गोनेपोफाइसिस मिलेंगे और आपको फेलोमियर मिलेंगे। ठीक, मेल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल। मेल में एनल स्टाइल भी मिलती है, फीमेल में एनल सरसाई मिलती है, एनल स्टाइल नहीं मिलती। मेल में एनल सरसाई और एनल स्टाइल दोनों ही मिलते हैं। विच आर एब्सेंट इन फीमेल। इन बोथ सेक्सेस the 10th segment bears a pair of jointed filamentous structure called anal cerci। कहाँ पे मिलेगा, 10th segment में मिलेगा, जो क्या करती है, jointed filamentous, जॉइंट होती है। कहाँ पे गया, ये रहा देखो, यहाँ पे जो ये है ना एनल सरसाई, ये जॉइंटेड होते हैं, जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है ये। तो ऐसे आपको एनसीईआरटी को रीड करना है कि लाइन टू लाइन भी हो जाए और आपके सारे नोट्स भी बन जाए। जॉइंटेड फिलामेंटस, ठीक है, पेयर में होगी, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली थी। तो ये था मॉर्फो के बारे में। मॉर्फो में मेल और फीमेल में डिफरेंस देखोगे तो देख लो, मेल जो है वो लार्ज है साइज में, और अगर ध्यान से देखोगे तो जो मेल का ये विंग है ना, ये देखो, ये वाला रेड वाले से दिखेगा नहीं, मैं इस कलर से दिखाती हूँ। देखो ये जो है, ये वाली मेल की टिप है, राइट, ये मेल की एब्डोमेन की टिप है, लेकिन जो इसके विंग्स है ना वो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये वाले विंग्स जो है इसके पीछे तक गए हुए हैं। ठीक, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है, फीमेल का ये एब्डोमेन टिप है और यहीं पर विंग्स आए हुए हैं, इससे बाहर नहीं गए हैं। तो ये पहली पहचान होती है इनकी। दूसरा इनका नैरो एब्डोमेन है। ये देखो एब्डोमेन कैसा है, नैरो है, छोटा है ना, साइज में बस इतना ही है। लेकिन जो फीमेल है उसका एब्डोमेन इसके बॉडी साइज के कंपैरिजन में ब्रॉड होता है, बड़ा होता है। मेल में देखोगे तो मेल में एनल स्टाइल आपको मिल जाएगी, फीमेल में सिर्फ एनल सरसाई ही है। मेल में एनल सरसाई भी है और एनल स्टाइल भी है। ब्रूड पाउच इसमें बेसिकली मेल को देखो कुछ स्टोर नहीं करना होता है ना, तो स्टोर नहीं करना तो इसमें ब्रूड पाउच ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ना थोड़ा बोट शेप नीचे की तरफ से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, पाउच बना हुआ है। ठीक, तो ये था दोनों की मॉर्फो में डिफरेंस। तो आज मैं सिर्फ आपको मॉर्फो कराती हूँ इस चैप्टर में। कॉकरोच की एनाटॉमी के लिए मैं एक और नया लेक्चर बनाऊंगी, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आप ये देख भी सकते हो, इसके विंग्स को अगर ध्यान से देखोगे, इसके लेग्स को देखो, 3 पेयर लेग्स आपको, ये 3 पेयर लेग्स आपको दिखाई दे रही हैं, राइट, और विंग्स देखोगे तो सिर्फ 2 पेयर है। ऊपर वाले 4 विंग है जिन्होंने रेस्ट कंडीशन में इसको कवर किया हुआ है, आगे वाले उड़ने का काम नहीं करते। ये इसका क्या है, हेड है बेसिकली। माउथ पार्ट्स में एंटीने दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें थी जो, ये देखो इसमें आपको ये एनल क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज एनल सरसाई। अगर इसका एब्डोमेन जो है वो बेसिकली ख़त्म होता है जहाँ पर, और उसके बाद भी क्या दिख रहे हैं आपको, विंग्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये मेल की स्ट्रक्चर है कॉकरोच में। तो कभी कॉकरोच को ना पकड़ के देखना, अगर कोई गलती से मर गया हो कॉकरोच तो आप उसको भी स्टडी कर सकते हो, अच्छे से स्टडी करो, देखो, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज हम एक काम करते हैं, इसको यहीं पे थोड़ा सा कवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी एनाटॉमी के बारे में बताऊंगी। आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। इसके जो नोट्स है ना वो मैं टेलीग्राम पे देखूंगी, आपको देती हूँ स्क्रीनशॉट की फॉर्म में, या कैसे भी रहेगा वो मैं बताती हूँ। बट इसका बेस्ट वे होगा कि आप इसको खुद से बना लो मेरे साथ साथ, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट जो हैं वो कवर किए हैं, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।